नमस्कार। मैं अरुण कुमार पांडे। आप देख रहे हैं अरुण पांडे की बात। रोज की तरह है आज भी अखबार की सुर्खियां, कुछ प्रमुख खबरें और अपनी बात को लेकर चर्चा के लिए बैठा हूं। आज 27 जनवरी है, दिन सोमवार। पहले कुछ प्रदेश की प्रमुख खबरें, फिर देश और विदेश की। देखिए, 26 जनवरी को 76वें गणतंत्र दिवस पर केंद्र सरकार ने 139 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की। ये 3 तरह के पद्म पुरस्कार होते हैं। एक नंबर पद्म विभूषण, दूसरा पद्म भूषण और तीसरा पद्मश्री। इस बार का ये लोकसभा का चुनाव तो हुआ, उसमें पहले बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया गया था। अब विधानसभा चुनाव होने हैं नवंबर 2025 में, तो उसके पहले बिहार के 7 विभूतियों को पद्म पुरस्कार से नवाजा गया है। देश भर में 139 लोग ऐसे विभूतियों को पद्म पुरस्कारों से नवाजा गया है। तो बिहार में तो पद्म विभूषण मिला है शारदा सिन्हा को। शारदा सिन्हा परिचय की मोहताज तो है नहीं। लोक गायिका, जिन्होंने छठ गीत को पूरी दुनिया में कितना लोकप्रिय बना दिया कि आज कहीं छठ का पावन पर्व होता है तो हर जगह शारदा सिन्हा की आवाज़ गूंजती रही है। अब इसी साल छठ के ही समय उनका देहांत हो गया था, तो मरणोपरांत पद्म भूषण से उन्हें नवाजा गया है। उस 7 लोगों को हुआ, उसमें आचार्य किशोर कुणाल रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी थे, नौकरी छोड़ी थी बच्चों की। और पटना में, पटना का जो महावीर मंदिर है पटना जंक्शन के समीप स्टेशन के पास, उसका उन्होंने जीर्णोद्धार किया, पुनर्निर्माण किया, और उस मंदिर के सहारे जो उन्होंने समाज सेवा की, कैंसर अस्पताल, महावीर वात्सल अस्पताल, नेत्र अस्पताल और कई सामाजिक कार्य उन्होंने किए। एक पूरे देश भर में पटना महावीर मंदिर की ख्याति बढ़ी और यहाँ से नैवेद्यम भी बनता है। उस नैवेद्यम के ही माध्यम से कोई 2-2.5 करोड़ रुपए साल में बचत होती है। तो उससे ये सारा काम जो सामाजिक कार्य हो रहा है, तो किशोर कुणाल के भी मरणोपरांत उनको पद्मश्री दिया गया है। कि बिहार के उप मुख्यमंत्री रहे सुशील कुमार मोदी, जो संसद के चारों हाउस के मेंबर हुए, लोकसभा के भी, राज्यसभा के भी, विधानसभा और विधान परिषद के, तो मरणोपरांत उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया, नवाजा गया है। इस तरह से 7 बिहार के विभूतियों को सम्मानित किया गया है। पत्रकार और समाज सेवा में बहुत अग्रणी भूमिका निभाने वाले आरा के भवेश सिंह, उन्हें भी सम्मानित किया गया है। इस तरह से निर्मल वर्मा, हेमंत कुमार, ये सारे लोग नाम हैं। अब इस पुरस्कार के बाद कुछ टीका टिप्पणी और आलोचना भी होने लगी है। ये मान रहे हैं लोग कि जो सम्मान दिया जा रहा है उसमें कहीं ना कहीं कुछ, एक तो भाजपा के करीबियों को दिया जा रहा है, आरएसएस से भी जो जुड़े लोग हैं उनको तरजीह दिया जा रहा है। और एक बात खास करके आचार्य किशोर कुणाल को लेकर, देखिए, आचार्य किशोर कुणाल का निधन तो सचमुच में बहुत ही दुखद है। कोई आचार्य किशोर कुणाल नहीं बन सकता। लेकिन उनके निधन के बाद बिहार सरकार, नीतीश गवर्नमेंट उनको अपना राजकीय सम्मान देना भूल गई, या याद ही नहीं आया, या क्या सोच थी तो वह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जाने, लेकिन बिल्कुल अपेक्षित थी। और कैसे लोगों को राजकीय सम्मान दिया जाएगा? उनको राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार होना चाहिए था, तो सरकार भूल गई। यहाँ चूक हो गई या क्या, फिर कुछ कहेंगे, अभी सोच दर्शाते। लेकिन आचार्य किशोर कुणाल को क्या पद्मश्री मिलना चाहिए था कि उससे और पद्म भूषण और विभूषण मिलना चाहिए था? अब इस पर भी टीका टिप्पणी शुरू हो गई है। मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पर बहुत सारी प्रतिक्रिया आई हुई है, और ये लोग मान रहे हैं कि किशोर कुणाल को जो सम्मान मिला वो अपेक्षित सम्मान नहीं मिला है। आखिर समाज में लोग कोई यदि उत्कृष्ट कार्य करते हैं तो ये सरकार, केंद्र और राज्य सरकार की जवाबदेही, जिम्मेवारी बनती है
कि ऐसे लोगों को सम्मानित किया जाए ताकि इससे दूसरे लोग प्रेरणा मिले। तो एक इशू तो ये था जो आपके सामने अभी सभी अखबार में कल आपने खबर देखी होगी कि खबर के बाद अब जो उसकी नुक्ताचीनी हो रही है, टीका टिप्पणी हो रही है, तो ये अभी तो एक अब समाज के लिए चर्चा का विषय है। मुझे भी लगता है कि किशोर कुणाल के साथ सरकार की भी जो सोच रहा सरकार की हुई ठीक है कि निधन के चंद ही दिनों बाद ही उन्हें ये नवाजा गया है, सम्मान मिला। अभी तो देख रहा था मैं कि केंद्रीय मंत्री, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी उनको भारत रत्न देने की मांग कर रहे हैं। ऐसी भी प्रतिक्रिया देखने को मिली। खैर, अभी तो इसकी सियासत होती रहेगी। देश में सर्वोच्च नागरिक सम्मान तो भारत रत्न ही होता है और उसके बाद ये 3 पद्म पुरस्कार हैं, ये दिए जाते हैं। तो ये पुरस्कारों को लेकर अब पहले भी इस पर कहीं ना कहीं टीका टिप्पणी विवाद होता रहा है, लेकिन किशोर कुणाल को लेकर भी ये निश्चित रूप से अब एक समाज के सामने चिंतन का विषय तो हो ही गया है। देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन दोनों प्रगति यात्रा पर हैं और अभी उनके तीसरे चरण की पदयात्रा, ये प्रगति यात्रा जो जिलों का कर रहे हैं, तो पूर्णिया आप जाने वाले थे। तो कल तो गणतंत्र दिवस समारोह में गांधी मैदान में थे, वो दिखे भी, राज्यपाल ने झंडोत्तोलन किया, लेकिन अब कल अस्वस्थ हो गए, वो तबीयत उनकी खराब हो गई, हुआ कि उन्हें बुखार आ गया है। अब इसके कारण उनका पूर्णिया का ये प्रगति यात्रा का कार्यक्रम रद्द कर दिया गया है और आगे अभी फिर वो कटिहार जाएंगे, तो कार्यक्रम है अभी। फिर चौथे चरण का भी कार्यक्रम 1 फरवरी से उनका तय हो गया है। लेकिन मुख्यमंत्री का इधर आप देख रहे हैं कि हमेशा कभी अस्वस्थ हो जाते हैं, तबीयत खराब हो जाती है। उनकी उम्र और सेहत को लेकर तो एक अलग चिंता का विषय बना ही हुआ है ना। अब मुख्यमंत्री न तो वैसे एक्सटेम्पोर बोलते हैं, अब सरकार की तरफ से जो वीडियो आता है उसमें आप देखते हैं कि वीडियो में ऑडियो नहीं होता है, उनकी आवाज़ आप नहीं देखते हैं। अब चलते फिरते उनका जो वीडियो, मतलब मीडिया से भी दूर कर दिया गया है और उनके बोलते हुए फ़ोटो अब नहीं आता है। ये PRD की व्यवस्था बता रहे हैं आपको। जो CM के यहाँ से कहीं कार्यक्रम में जाते हैं मुख्यमंत्री, तब उनका अभी वीडियो में वीडियो आता है, ऑडियो नहीं रहता है, आवाज़ आप नहीं सुनते हैं उनकी कि मुख्यमंत्री कहीं गए तो क्या बोले। इसका एक कारण ये था कि मुख्यमंत्री अभी प्रगति यात्रा में कहीं जा रहे हैं, तो खासकर जीविका दीदियों के बीच जाते हैं ना, तो कुछ उनकी टिप्पणी जो है ना वो विवाद में हो जाता है। अभी पिछले दिन एक प्रगति यात्रा में उन्होंने कह दिया था कि भाई देखिए, पहले लड़कियां ऐसे कपड़ा पहनती थी, तो इसको लेकर बड़ा जग हंसाई भी हुई, उनकी आलोचना की लोगों ने, तो पुतला जलाया गया। अब उसके बाद फिर अब वो सब वीडियो में ऑडियो आना बंद हो गया है। तो मुख्यमंत्री की अब तबीयत बार बार और कई बार खराब होना, बिगड़ जाना, उसके चलते तय कार्यक्रम स्थगित होना, फिर जाएंगे वहाँ, फिर कोई डेट तय होगा। लेकिन ये चुनाव का साल है और NDA के वो चेहरा है मुख्यमंत्री के लिए, उन्हीं के नेतृत्व में नवंबर 2025 का चुनाव NDA लड़ने जा रहा है। लेकिन उनकी सेहत और उम्र की तो चिंता है ना। अब तो जन स्वराज पार्टी तो उनका हमेशा मेंटल हेल्थ के पर बुलेटिन अक्सर जाने को कहता है। वो कहता है कि वह मुख्यमंत्री की वो सूझबूझ नहीं रह गई है, अब कुछ रिटायर्ड नौकरशाह चला रहे हैं, कुछ के इर्द गिर्द लोग चला रहे हैं। और उसी तरह से विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव भी आए दिन रोज़ हमला ही बोलते रहते हैं। और कल तो और प्रशांत किशोर ने तो यहाँ तक कह दिया कि यदि कागज़ नहीं दिया जाए, बिना कागज़ दिखाए नीतीश कुमार अपने सभी मंत्रियों का नाम भी नहीं बोल सकते हैं। कागज़ दिया जाएगा तब वो पढ़ के नाम बता देंगे कि हमारे कैबिनेट में फलना फलना मंत्री है। सचमुच ऐसी स्थिति हो गई है क्या कि मुख्यमंत्री अब कुछ ज़्यादा ही भूलने लगे हैं, या कुछ याद नहीं रहता है, अब उल्लेख कर दिया जाता है तब याद करते हैं, या फिर स्वतः जिसको आप कहते हैं कि पहचानते नहीं हैं, पहचान दिला देने पर फिर याद कर लेते हैं। अब इस सब तरह का एक विवाद और टीका टिप्पणी भी शुरू हो गया है। लेकिन अब भाई मुख्यमंत्री हैं हम लोगों के, बिहार की 14 करोड़ आबादी के
रहनुमा हैं, लेकिन अमूमन सेहत को लेकर विवाद तो चुनाव के दौरान तरह तरह की बातें आपको सुनाई देगी। फिलहाल एक ताज़ी खबर ही थी, अखबार की सुर्खियां हैं। कल ही ये खबर सीएम सचिवालय से, कैबिनेट डिपार्टमेंट से आया कि पूर्णिया का उनका कार्यक्रम रद्द हो गया है। तो ये खबर थी। अब कुछ देश की खबर देखिए। एक तो उत्तराखंड में आज से ही समान नागरिक कानून, जिसको कहते हैं यूसीसी, यूनिफाइड सिविल कोड, लागू हो गया। आज से, आज़ादी के बाद से ही पूरे देश में ये मांग होती रही कि भाई चाहे सभी धर्म संप्रदाय के लोगों के लिए एक समान कानून हो। यहाँ तो हिंदू के लिए अलग, मुसलमान के लिए अलग। जो सीआरपी जिसको बोलते हैं, अपराध दंड संहिता, जो इसका नाम अब न्याय संहिता हो गई है। तो अब उत्तराखंड ने इसकी पहल की है। देश भर में वो पहला राज्य है जहाँ आज से यूसीसी लागू हो गया है। मतलब अब उसमें कई तरह का है। जैसे मुसलमानों में जो कुरीतियाँ हैं कि भाई तलाक दे दिया तो हलाला होता है, फिर अब कोई एक दूसरे के धर्म के दूसरे धर्म के लोग गोद नहीं ले सकते हैं, एक तरह की कार्रवाई कोर्ट में, एक तरह की सुनवाई, ये सब कुछ हो गया है। भाई बहन का भी हिस्सेदारी सभी धर्म समाज में होगा। इस तरह का एक कानून यूसीसी जिसको आप कहते हैं, वो आज से उत्तराखंड में लागू हो गया है। और केंद्र की जो एनडीए सरकार है, खासकर बीजेपी, तो इसे पूरे देश में लागू करने की तैयारी में है, चाहती है, उसकी मंशा है। बार बार ये प्रधानमंत्री भी बोलते रहे हैं और गृह मंत्री भी बोलते रहे हैं। तो यूसीसी अभी उत्तराखंड से लागू हुआ है, देर सवेरे पूरे देश में लागू होगा, ये मंशा है केंद्र की एनडीए सरकार की। तो एक आज ये ताज़ी खबर थी जो आपके सामने परोसना आवश्यक था। अब महाकुंभ, आप सभी जानते हैं, अभी पूरी दुनिया में सबसे भीड़ का रिकॉर्ड वाला ये महामेला 14 साल पर जो प्रयागराज में, इलाहाबाद में लग रहा है, उसमें अब तक कोई 13 करोड़ से अधिक लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई है त्रिवेणी संगम पर। और मेला प्रबंधन, वहाँ की व्यवस्था को लेकर आए दिन रोज सारे सोशल मीडिया पर और इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया पर आप देखते ही हैं कि वहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सराहना हो रही है। और केंद्र सरकार ने भी अपनी पूरी ताकत लगा रखी है। कोई 7,000 से 8,000 करोड़ रुपए उस मेला प्रबंधन पर खर्च किए गए हैं सरकार की ओर से। और एक अनुमान आकलन है कि उस मेला में कोई 2 लाख करोड़ का कारोबार होगा। इतने लोग पहुंच रहे हैं, खाना, रहना, आना जाना, ये सारा खर्च तो कारोबार ही ना होगा। तो ये अभी है। अब विपक्ष के लिए भी मुद्दा बना हुआ था। आए दिन रोज समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आलोचना करते रहते थे प्रयागराज में जो मेला लगा हुआ है उसको लेकर। लेकिन कल बड़ा रोचक हुआ। कल पहुंच गए लखनऊ से सीधे प्रयागराज अखिलेश यादव, और उन्होंने भी कल गंगा में डुबकी लगाई। कोई 1-2 बार नहीं, 11 बार डुबकी लगाई। कहते हैं कि कोई मन्नत रहती है ना, कोई मिन्नत रहती है, तो 11 बार डुबकी लगाने की एक व्यवस्था मानी जाती है लोगों को, ये आस्था है कोई तरह की। तो कल अखिलेश यादव वहाँ पहुँच गए और उन्होंने डुबकी लगाई। तो इसकी भी टीका टिप्पणी चर्चा होने लग गई कि भाई कल तक तो आलोचना कर रहे थे, कह रहे थे कि भाई वहाँ लोग जिनको पाप धोने लोग जाते हैं, तो पूछने लगे कि भाई अखिलेश यादव क्यों गए थे। खैर, उन्हें नहाने के बाद फिर मीडिया से बात की और उन्होंने कहा कि नहीं, प्रयागराज में ये सब व्यवस्था है, इसके लिए तो और सरकार को 10,000 करोड़ देना चाहिए। और कहा कि कोई राजनीति की बात नहीं है, ये आस्था की बात है। कल उनका स्टैंड ही बदला दिखा, रुख बदला था। तो कल ये एक बड़ी खबर थी। आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जा रहे हैं, वो भी वहाँ अब डुबकी लगाएंगे। सबका सिलसिला चालू है। अब इसी तरह से 5 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जा रहे हैं, वो भी वहाँ आस्था की डुबकी लगाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी जा रही हैं, वहाँ जाने वाली हैं, उनका भी कार्यक्रम तय हो गया है। और रामनाथ कोविंद तो वहाँ 6 दिन प्रवास में रहेंगे, पूर्व राष्ट्रपति। तो मतलब देश दुनिया से भी लोग आ रहे हैं। तो कोई, जैसा आपको मैंने जानकारी दी कि 13 करोड़ से अधिक लोगों ने आस्था की डुबकी अब तक लगा ली।
मकर संक्रांति के रोज़ से ये मेला लगता है और सबकी निगाह अब टिकी है 29 तारीख को, 29 जनवरी को मौनी अमावस्या है। उस दिन कितनी भीड़ जुटेगी। उस दिन तो अब तक का पूरी दुनिया में विश्व रिकॉर्ड जिसको कहते हैं ना, रिकॉर्ड बनने वाला है। एक अनुमान किया जा रहा है कि 8 करोड़ से 10 करोड़ लोग उस दिन आस्था की डुबकी लगाएंगे। अब सब की निगाहें टिकी है कि उस दिन बिल्कुल शांति, सुरक्षा, सफलतापूर्वक वो दिन बीते। फिर इसी तरह से 3 फरवरी को बसंत पंचमी के रोज़ भी वो भीड़ लगेगी, वैसे ही फिर डुबकी लगाएंगे लोग। और अंतिम में फिर शिवरात्रि के दिन। अब ये सारे दिन इसलिए है कि लोगों की निगाह है उस दिन जो साधु संतों का वहाँ अखाड़ा जुटा हुआ है, सब 13 अखाड़ा जुटा हुआ है। अब वो सब लोग का शाही स्नान होता है। वो एक अलग व्यवस्था करनी होती है महाकुंभ में। 14 साल पर लग रहा है और कोई कहते हैं कि 144 साल के बाद इस संयोग बना है ग्रह राशि का। जिस तरह से समुद्र मंथन हुआ था उस समय जो योग था, वो अभी योग आया हुआ है इसमें। तो एक चर्चा हो रही है, भी अखबार की सुर्खियां बनी है। अब सब लोग घर घर से, शायद ही कोई देश भर में गांव होगा जहां से लोग प्रयागराज नहीं जा रहे हैं। तो भी अखबार की आज सुर्खियां हैं, ये चर्चा है। ये सचमुच में किसी की आस्था पर तो कोई सवाल उठाना ही नहीं चाहिए। सबकी एक अपनी समझ होती है, लेकिन बहुत सारे लोग कि जो वहाँ आस्था की डुबकी लगाने वाली जो संख्या बताई जाती है, इस पर भी लोग सवाल उठा रहे हैं। अभी भी लोगों को विश्वास ही नहीं हो रहा है कि इतने लोग कैसे वहाँ पहुँच रहे हैं, सचमुच पहुँच रहे हैं क्या। और फिर लोग की एक अलग समझ होती है, लेकिन जा रहे हैं लोग। तो कल अखिलेश यादव ने भी डुबकी लगा ली, जो परसों तक तो इस पर तरह तरह की टिक्का टिप्पणी और विवाद ही किया करते थे। तो एक आपके लिए खबर ही है। अब एक खासकर विदेश की खबर, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तो अपनी शैली, अपने अंदाज और अलग अंदाज के काम के लिए जाने जाते हैं। नेशन फर्स्ट उनका मिशन है। तो कल उन्हें एक बड़ा फैसला लिया। वो फैसला लिया कि बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, आए दिन आप देखते ही हैं, जान रहे हैं। अभी जिस बांग्लादेश के निर्माण में, उसके सृजन में भारत ने इतनी बड़ी भूमिका निभाई थी, जो पाकिस्तान की सेना, वहाँ की पुलिस के अत्याचार जुल्म से वहाँ के खासकर जो बांग्ला भाषी लोग थे, वहाँ बांग्ला भाषी के हिसाब से वो देश बटा था, न कि हिंदू मुस्लिम। वहाँ हिंदू भी मुस्लिम भी हैं। और भारत ने तो बड़ी भूमिका, तब इंदिरा गांधी थी प्रधानमंत्री, उन्हीं की एक कल्पना परिकल्पना थी। पाकिस्तान से रोज़ तंग तो हुआ कि देश बट जाए, बांट दिया गया। अब बांग्लादेश ही हमारा शत्रु हो गया है। और वहाँ अभी जो मोहम्मद यूनूस अभी कार्यवाहक प्रधानमंत्री हैं, वो भारत के लिए कट्टर दुश्मन हो गए हैं। अब पाकिस्तान से दोस्ती कर रहे हैं। तो वहाँ हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहा है, और वो रोज़ इसको नकारते रहते हैं, लेकिन दुनिया तो देख रही है। अब भारत में भी इसकी चिंता है। कोई 140-42 करोड़ की आबादी वाला देश, हिंदू बहुल देश में ये चिंता है कि हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। वहाँ बहु बेटियों की का इज्जत, सम्मान, जान माल की हिफाजत नहीं हो रही है। और वहाँ की सरकार और सेना, पुलिस सब हिंदुओं को सताने में लगी है। तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसी को लेकर के अमेरिका की सारी सहायता बांग्लादेश को बंद करने का कल आदेश दे दिया है। मतलब अमेरिका ने वो ताकत दिखाई। और इसको कहीं ना कहीं अभी देखिए, बांग्लादेश सचमुच अब जिस तरह से उसका बर्ताव है, भारत को भी हुक्का पानी बंद करना चाहिए। बहुत सारा चीज़ हमारे यहाँ से निर्यात होता है। बांग्लादेश का ये कदम बिल्कुल मानव हित में बहुत उचित है। बांग्लादेश के खिलाफ जो कार्रवाई हुई है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का, अभी तो बहुत तरह का फैसला वो ले रहे हैं ना। आपको याद होगा, वहाँ जन्म से जो नागरिकता का वहाँ कानून बना हुआ है संविधान में, उसको भी समाप्त कर दिया था। एक अपनी समझ है उनकी, इसे बहुत अमेरिका के हित में ही नहीं है। हालांकि वहाँ की अदालत ने, शीर्ष अदालत ने, फेडरल कोर्ट ने रोक लगा दी है फिलहाल। तो ये की खबर थी। आपको ये चर्चा कैसी लगी? आप लाइक कीजिए, और अरुण पांडे की बात जो हमारा चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।